आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम में जिसका नाम है तालीम और मुस्तकबिल। मैं हूं आप सभी के साथ शैलजा त्यागी और आज हमारे साथ इस ख़ास प्रोग्राम में एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं जो आपके तालीम के लिए बात करेंगे और जो आपको बताएंगे कि आखिरकार आपको अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो इस खास बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद जमील साहब। आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका हमारे खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, सबसे पहला सवाल तो आज मेरा आपसे यही है कि तालीम ज़रूरी क्यों है? देखिए, तालीम की अहमियत हर एतबार से बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि मजहब में भी तालीम की बहुत अहमियत बताई गई है। यानी इस्लाम में तो खास तौर पर जो पहला लफ्ज कुरान में आया था वही इकरा था, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और उसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तालीम हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पर फर्ज है। तो तालीम सिर्फ मर्दों पर भी फर्ज नहीं है, सिर्फ औरतों पर फर्ज है। और तालीम एक ऐसी चीज है, एक इल्म ऐसी चीज है कि जिसके बगैर आदमी की जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। कम से बुनियादी इल्म तो बहुत जरूरी है। वो तो हर एक जो बज़ाहिर जिसको हम आमतौर पर कहते हैं कि वो अनपढ़ शख्स है या इलिटरेट है, उसको भी कुछ इल्म होता है, उसको भी पता होता है, मुख्तलिफ चीजों के नाम उसको मालूम होते हैं, इलाकों के नाम पता होते हैं, अपने बारे में मालूम होते हैं। लेकिन फिर एक फॉर्मल एजुकेशन का एक पूरा तस्वुर आ जाता है कि उसमें बाकायदा एक तालीम, यानी जिसमें लिखना पढ़ना, और आज के दौर में तो उसमें बहुत सारी चीजें, पूरा कंप्यूटर और नेटवर्क और इंटरनेट का इस्तेमाल और इतनी सारी चीजें, टेक्निकलिटीज उसके अंदर जुड़ गई हैं। तो अब पहले जमाने में, आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, तालीम का मतलब सिर्फ इतना होता था कि भाई आदमी बुकिश नॉलेज, किताबों की नॉलेज उसको हासिल है और वो उसके इल्म से वाकिफ है। लेकिन आज के दौर में तालीम का मतलब सिर्फ इतना नहीं रह गया, बल्कि उसमें बहुत सारी स्किल्स जुड़ गई हैं, बहुत सारी स्पेशलिटीज जुड़ गई हैं। अब अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता है, बड़ा काबिल है, लेकिन अगर उसको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता उसको, तो यही कहा जाएगा कि भाई आज के दौर के लिए ये तालीम पूरी मुकम्मल तालीम नहीं है। तो तालीम की अहमियत तो हर दौर में रही है और हर दौर में रहेगी। और तालीम के सिर्फ डायमेंशंस हैं, वो बढ़ते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। और वो डायमेंशंस पिछले 50 साल में बहुत ज्यादा चेंज हुए और अगले 50 साल में भी बहुत ज्यादा उसके अंदर चेंजेस आने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा डॉक्टर जावेद जमील साहब कि तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हैं, चाहे वो आर्ट साइड हो, साइंस साइड हो, तो हमें आगे अपना फ्यूचर कैसे देखना चाहिए। और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अपने सभी स्टूडेंट्स को और यंगस्टर्स को आगे ले जाना चाहते हैं और उन्हें एक सही गाइडेंस देना चाहते हैं। तो मेरा आपसे अगला सवाल यही है कि आप खुद एक डॉक्टर हैं सर, तो आपकी जो फील्ड है और जो डॉक्टर बनना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए क्या कुछ पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए? किस तरह से उन्हें पूरी तैयारी करनी चाहिए? कैसे उन्हें फोकस करना चाहिए? देखिए, किसी भी फील्ड में, चाहे वो मेडिकल फील्ड है या कोई और फील्ड है, तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है डिसिप्लिन और दूसरी है मेहनत की। मेहनत और डिसिप्लिन वो सबसे दो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ज़हीन भी हैं, जहानत अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं है, आप अगर आपका पिन पॉइंटेड नहीं है, आप अपनी एक खास आपका एक मकसद नहीं है, तो उसमें फिर आपके चांसेस सक्सेसफुल होने के कम होते चले जाते हैं। तो इसलिए एक तो ये कि एक मिनिमल लेवल की इंटेलिजेंस तो जाहिर है एक जरूरी होती है, लेकिन उसके अलावा एक बड़ा कोहेसिव एक आपको सिस्टम अपने लिए तैयार करना पड़ेगा जिसमें आप के अंदर डिसिप्लिन हो, आप मेहनत करें और आप यकसुई के साथ में एक बिल्कुल पिन पॉइंटेड आपका एम होना चाहिए कि आपको ये करना है। अगर आपको मिसाल के तौर पर अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, हालांकि हमारे जमाने में और अब के जमाने में बड़ा फर्क आ गया है, लेकिन ये कि पहली जो रिक्वायरमेंट है कि आप पूरी तरह, आपके जहन में ये बात पूरी यकीनी होनी चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है। और आपको 9th 10th के लेवल तक पहुंचते पहुंचते आपको इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि हाँ, आपकी बुनियादी सलाहियत इस लायक है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। क्योंकि अगर आपका मिसाल के तौर पर हाई स्कूल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है और वो बहुत कम है, स्कोर है, तो जाहिर है फिर इसका मतलब ये है कि आपको इस बारे में बड़ा सोचने की जरूरत है कि भाई आप आखिर इस मैदान में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं।
तो उसकी दो वजह हो सकती है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल हाई स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, तो या तो ये कि आपके अंदर उस तरह का इंटेलिजेंस जो जरूरी है, जो इंटेलिजेंस जिस तरह की वो नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि अगर आपने उस जमाने में मेहनत नहीं की। अगर आपको ये लगता है कि आपकी इंटेलिजेंस तो यूं की त्यों है, लेकिन आपने मेहनत नहीं की, तो अब आपको ये इंश्योर करना है कि अगले 11th और 12th में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। और ये 11th और 12th ये 2 साल ऐसे हैं कि सबसे, अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई दूसरे साल नहीं है। हर साल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट से लेके आखिर तक, लेकिन जो 2 साल बिल्कुल आपका करियर के ऊपर सबसे ज्यादा अफेक्ट डालते हैं वो 11th और 12th है, और उसमें भी 12th खास तौर पर। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पर मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये खास जो वक्त आता है 11th-12th का, उस वक्त वो मल्टीपल टैलेंट को भी एक जरा सा, अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई बहुत अच्छा स्पीकर है, डिबेटर है, तो उसे वक्ती तौर पर 11th-12th में उन चीजों को जरा सा साइडलाइन करने की जरूरत है, और उस वक्त खालिस पूरी तरीके से तैयारी आपकी सब्जेक्ट पर होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट एग्जाम में, चूंकि आजकल एमबीबीएस का एग्जाम देने के लिए आपको नीट पास करना है, तो जो नीट का आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि नीट के क्या तकाजे हैं और नीट में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी पूरी मालूमात आपको होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपकी तैयारी उसी एतबार से आगे बढ़नी चाहिए। और उसमें देखिए, ये अगर आपको नीट में या जेईई में या किसी भी अच्छे एग्जाम में जाना है, तो आप अगर ये समझते हैं कि आप रोजाना 4 या 3 या 4 घंटे पढ़कर मेहनत के वो मकाम हासिल करते हैं, तो नहीं होगा। आपको ये मानकर चलना है कि 11th-12th में कम से कम आपका 16 आवर्स जो हैं वो पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेटेड होना चाहिए। आपको 6-7 घंटे सोना है, 1 घंटा आप ये मानकर चलिए कि ठीक है और सारी एक्टिविटीज है, लेकिन कम से कम 14 से लेके 16 घंटे तक आपको मेहनत करनी है, बड़ा एक फोकस्ड माइंड रहकर मेहनत करनी है। और उसमें भी खास तौर पर आपको ये अपने जो आपके टीचर्स हैं उनसे पता कीजिए, अपनी कोचिंग मैनुअल देखिए, किस अंदाज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी अंदाज के क्वेश्चंस के एतबार से अगर मिसाल के तौर पर आ तो रहा है वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन आपने एक्स टाइप के लिए तैयारी कर रखी है, तो जाहिर है आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो आपको उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी सारी की सारी तैयारी करनी है। अगर कोचिंग की जरूरत है आप कोचिंग लीजिए, और अगर ट्यूशन की जरूरत है ट्यूशन लीजिए, लेकिन यह है कि असल चीज ये है कि ट्यूशन और कोचिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद कितने ज्यादा बिल्कुल एक यकसुई के साथ में आप अपना सब्जेक्ट तैयार करते हैं। बिल्कुल, बात आपसे और आगे हम करेंगे, लेकिन आप सभी नाजरीन से कहना चाहूँगी कि अगर एजुकेशन और करियर से रिलेटेड आपका कोई भी हमारे से सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया जा रहा है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे करियर को लेके या फिर किसी भी फील्ड को लेके कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, आगे उन्हें कहाँ पे तरक्की मिल सकती है और कैसे उनको कंपटीशन क्लियर करना है एजुकेशन में, तो उसके लिए भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं। कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ अलीगढ़ से हैं कैफिया, आपका इस्तकबाल है कैफिया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल करें। जी, मेरा सवाल है कि बीए के बाद मुझे क्या करना चाहिए? बीए के बाद आपको क्या करना चाहिए? आपका इंटरेस्ट किस में है? मेरा इंटरेस्ट एमए में है। चलिए ठीक है जी। डॉक्टर जावेद जी, देखिए मैंने बताया ना कि आपको पहले अपने सब्जेक्ट का, सिर्फ ये कहना कि एमए में इंटरेस्ट है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का है। एक बात ये मानकर चलिए कि जो पहला पुराना तसव्वुर था कि अगर आप डॉक्टर बने तो बहुत बड़ी चीज हो गए, या इंजीनियर बने तो बहुत कामयाब हैं, बाकी और सब्जेक्ट में इतनी कामयाबी नहीं है। अब वक्त के साथ में वो ट्रेंड बदल गया है। अब आप अगर एक सिंपल किसी लैंग्वेज में भी एमए कर लेते हैं, चाहे हिंदी में चाहे उर्दू में, लेकिन अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं, अगर आप उसमें आगे बढ़कर रिसर्च की तरफ शामिल होते हैं, तो आपका एकेडमिक करियर बहुत मजबूत हो जाता है। आपकी यूनिवर्सिटी लाइन, पूरे डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके लिए खुले हुए हैं। तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए पहले कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में एमए करने का है। तो जाहिर है बीए में आपको वही सब्जेक्ट आपको लेने, जो सब्जेक्ट आपने बीए में लिए हैं उन्हीं में से किसी एक सब्जेक्ट में आप एमए
करने का इरादा रखिए तो उसी हिसाब से आप अपना तैयारी करें। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। आप पॉलिटिकल साइंस लेना चाहें, इकोनॉमिक्स लेना चाहें, या आप सोशोलॉजी लेना चाहें, या कोई भी लैंग्वेज, इवन हिंदी, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर करियर अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में हो फिर आपके लिए मुश्किल है। बिल्कुल। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया है कैफिया। तो उम्मीद करेंगे आपको आगे के लिए राह आपकी आसान हो गई होगी कि आपको आखिरकार करना क्या है जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। डॉक्टर जावेद, एक सवाल और आपसे ज़रूर अहम करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जमाल है अगले कॉलर हमारे साथ, स्वागत है आपका, इस्तकबाल है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जिस तरह बहुत सारी चीजें आ रही हैं एजुकेशन में, एजुकेशन का पैटर्न भी चेंज हो गया है। जो पहले पैटर्न होता था अब वो पैटर्न चेंज हो गया है। हम लोगों ने बीए करने के बाद अब टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती जा रही है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी करने के लिए हमें बीसीए जैसे मैंने किया है, तो ऐसा कौन सा कोर्स करूं कि बीसीए के बाद मेरे को जो कोर्स करने के बाद एक अच्छी जॉब मिल जाए और जॉब प्रोफाइल भी मेरा अच्छा हो जाए। ठीक है डॉक्टर जावेद। हाँ, देखिए मैंने बताया ना कि हर चीज की एक आपको स्पेशलाइज उसकी स्किल्स की जरूरत है। पहली बात यह कि आपको अपने सब्जेक्ट के मुताबिक जो आप बनना चाहते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, देखिए मैं हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, मेरी एक जनरल एक फील्ड है, लेकिन यह है कि उस चीज के एक्सपर्ट्स के साथ में आप एक काउंसलिंग आप ले सकते हैं, और काउंसलिंग में वो आपको ज्यादा बेहतर मशवरा दे सकते हैं कि आपको करियर ओरिएंटेशन के एतबार से, करियर के एतबार से आपको क्या तरीका इख्तियार करना है, कौन से स्किल सेट आपको अडॉप्ट करने हैं, वो स्किल सेट्स आप अडॉप्ट कीजिए, उन पर मेहनत कीजिए, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती चली जाएंगी। जी डॉक्टर जावेद, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स में कि करें तो करें क्या, क्योंकि 10th हो गई, फिर 12th हो गया, उसके बाद फिर घर में सलाह मशवरा होता है कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, फैमिली का भी प्रेशर होता है, बच्चे का अपना भी अलग से एक मन होता है कि नहीं हमें ये नहीं ये करना है। तो ये कंपटीशन का पूरा दौर चल चुका है, और कंपटीशन में बच्चे के ऊपर प्रेशर, और बच्चा अपनी फील्ड में ना जाके अपनी फैमिली के प्रेशर में कुछ और फील्ड का चुनाव कर लेता है। फैमिली का रोल आमतौर पर कुछ इस तरह की बातें ज्यादा मीडिया में सुनने को मिलती है कि जैसे फैमिली का रोल नेगेटिव होता है। मैं इस बात का कायल नहीं हूँ। फैमिली आमतौर पर एक पॉजिटिव रोल अदा करती है, और अगर फैमिली कुछ कह रही है तो उसको बच्चों को गौर से उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फैमिली के जो बड़े हैं वो भी बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन फैमिली के लिए भी बात जरूरी है कि इंटरेस्ट के खिलाफ अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी एक सब्जेक्ट में है तो उसको जबरदस्ती किसी दूसरे सब्जेक्ट में डालने की कोशिश ना करें। उनको वो गाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वजिद ना हो इस बात पर, क्योंकि वो अगर ये समझते हैं कि उनके बच्चे की कैपेबिलिटी किसी ऐसे सब्जेक्ट में है, एक सब्जेक्ट में है, तो जाहिर है उसके साथ में, बच्चे के साथ में काउंसलिंग वाले अंदाज में बात होनी चाहिए। माँ बाप भी बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि वो उसमें काउंसलिंग की तरह रहे, वो उसमें किसी तरह का प्रेशर नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो अगर प्रेशर क्रिएट होगा, बच्चे टेंशन में आएंगे, तो जाहिर है वो बच्चा अगर बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छा भी है, अगर उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ही नहीं है तो जाहिर उसमें उसके लिए कामयाबी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ कॉलर्स एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, जुबैर हैं नेक्स्ट कॉलर जी, इस्तकबाल है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि मैंने इस साल नीट का एग्जाम दिया था, ठीक है, और मैंने वो क्वालिफाई नहीं कर पाया मैं, तो क्या मेरा एडमिशन किसी कॉलेज में हो सकता है अगर मैं बीएमएस करना चाहूँ? अगर बीएमएस नहीं करता हूँ तो मेरा मन है रेडियोलॉजी में जाने का, बीएससी करने का, तो इसमें मेरा फ्यूचर कैसा होगा और मुझे क्या करना होगा, ये मेरा सवाल है। जरा सा मुझे सवाल जरा सा आप दोहराएंगे, मुझे कुछ क्लियर नहीं। इन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, वो इनका क्लियर नहीं हो पाया है। जुबैर साहब आप लाइन पे हैं? जी मैम लाइन पे हूँ, लाइन पे। तो देखिए, एक तो यह है कि नीट की तैयारी फिर दोबारा आप कर सकते हैं, और अगर नीट में नहीं क्लियर हो रहा आप तो कोई भी फील्ड बीएससी आप कीजिए, कोई भी उसमें अच्छा सब्जेक्ट आप जो आपकी पसंद का है, जिसमें आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आप उस फील्ड को चुनिए। कोई नीट ही अकेला एक वो नहीं है, उसके अलावा भी बहुत, क्योंकि मेडिकल फील्ड की अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं,
तो आपको बहुत सारी फील्ड खुली हुई, किसी भी फील्ड में आप बीएससी ज्वाइन कीजिए और इस बीच में नीट का दोबारा भी आप अपियर हो सकते हैं, दोबारा एग्जाम देने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपको लगता है। और आजकल अगर आप रिच हैं, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं तो नीट में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत खुले में हैं जहां पर आपको रिलेटिवली आपका स्कोर कम भी होगा तब भी आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन ये जाहिर है ये बात उनके लिए है कि जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ऑप्शन यही है कि वो या तो उसके साथ साथ लगातार दोबारा ट्राई करें नीट को, और इस बीच में वो बीएससी ज्वाइन करके जो भी सब्जेक्ट उनको लगता है, बीएससी के बाद एमएससी पीएचडी करके बहुत उम्दा रास्ते खुले में हैं। उसमें बिल्कुल कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने ये मत सोचिए कि अगर आप नीट नहीं कर पाए तो बस आपका फ्यूचर खत्म हो गया है, अब आपके लिए कुछ बाकी नहीं बचा है। वो एक पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है। अगर क्योंकि आमतौर पर लोगों की दिलचस्पी बहुत ज्यादा होती है डॉक्टर बनने के अंदर। हमारे साथ जो हम कब पढ़ रहे थे तो उस जमाने में भी ये था कि हमारे पेरेंट्स की, क्योंकि मेरे 2 भाई थे बड़े, उन्होंने मेडिकल लाइन चूज नहीं की तो मेरे फादर का प्रेशर मुझ पर था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मुझे उनकी बात कबूल थी मेरे लिए और मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूं। तो अल्लाह का करम हुआ, मैंने मेहनत की, उसके बाद में मेरा सिलेक्शन उस जमाने में किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज के अंदर हुआ और जहां से मैंने मेडिकल एजुकेशन हासिल की। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं पंजाब के पटियाला से शाकिर साहब, आपका इस्तकबाल है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मेरा क्वेश्चन हैगा कि मैं ਹੁਣ 12th ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ BBA ਦੇ ਨਾਲ CA ਔਰ ਇੱਕ BBA ਨਾਲ CS। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਕੋर्स ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ फ्यूचर मेरा ब्राइट हो जाए। ठीक है जी। डॉक्टर क्या कहा है इन्होंने? ये पूछ रहे हैं BBA इन्होंने किया है तो क्या और कुछ इन्हें करना चाहिए जिससे कि BBA, देखिए BBA के साथ में अगर ये MBA भी कर लेंगे तो जाहिर है इनके ऑप्शंस खुल जाएंगे। लेकिन उसके अलावा BBA के बाद भी नौकरी मिल सकती है। लेकिन कुछ स्किल सेट होते हैं आजकल खास तौर पर, जैसे उन स्किल सेट्स पर इनको काफी तवज्जो देनी चाहिए। इसका जो कोई आप किसी जो कंप्यूटर के और उसके स्किल सेट्स के एक्सपर्ट हैं उनसे जरा सा राय लीजिए कि कौन से स्किल सेट्स की डिमांड मार्केट में है, उस स्किल सेट के ऊपर आप जरा सा मेहनत कीजिए। तो आप BBA के बाद भी कर सकते हैं और MBA आप फिर प्राइवेट भी कर सकते हैं। MBA आप ऑनलाइन कोर्सेज भी आजकल तो अवेलेबल हैं, तो ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। साथ साथ में जॉब करते हैं आप ऑनलाइन कोर्सेज भी आजकल अवेलेबल हैं। बस बात वही है असल में कि मेहनत और कंसंट्रेशन और प्रॉपर लोगों की राय, ऐसे लोगों की राय लीजिए आप जो लोग उस चीज को समझते हैं, उसके एक्सपर्ट। जी, रामपुर से नेक्स्ट कॉलर हैं हमजान हमारे साथ, स्वागत है आपका, इस्तकबाल है जी। अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल करें। रामपुर से हमदान बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। मैंने फाइन आर्ट में जो है ग्रेजुएशन की है, पर जो है मैं टेक्निकल लाइन में जाना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ मैं? पॉसिबिलिटी है उसकी, या क्या करना चाहिए मुझे? जी डॉक्टर जावेद। और दूसरा सवाल है, एक और है मेरा सवाल। एक सेकेंड, आपने कहा है कि आपने फाइन आर्ट की है, आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं जी। और दूसरा जो मेरे कजन का है सवाल, वो शर्मा रहा है, मैंने उन्हें उर्दू की है मास्टर से। ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए? अगर आप नेट पास कर लेते हैं, नेट क्लियर कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए बिल्कुल बहुत बड़े मैदान खुल जाते हैं। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको लेक्चरशिप मिल सकती है, आप PhD ज्वाइन कर सकते हैं। आपको PhD के दौरान में भी आपको एक स्कॉलरशिप ठीक ठाक मिल जाता है। और अगर आप नेट के अलावा आप JRF क्लियर कर लेते हैं तो अच्छा खासी अमाउंट आपको मिल सकती है। इस सिलसिले में जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक जो स्कॉलरशिप का जो अब्दुल कलाम आजाद की स्कॉलरशिप स्कीम है, वो उसका भी फायदा उठा सकते हैं। उसमें वो उनको ज्यादा उनको मौके मिल सकते हैं। और दूसरा सवाल पहला क्या था? दूसरा सवाल इनका ये था कि इन्होंने फाइन आर्ट किया हुआ है लेकिन ये टेक्निकल में जाना चाहते हैं। तो टेक्निकल तो फिर देखिए वो यही है कि टेक्निकल में जाने के लिए आपको फिर वही है कि उस फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ ओपिनियन में लेकिन मेरा मशवरा यही होगा कि साथ में मास्टर्स अगर आप करेंगे तो आपके लिए सारे रास्ते आसान होंगे। इस बीच में आप टेक्निकल लेवल पर
भी आप अपना जो उसके एक्सपर्ट्स हैं उनके अंडर में आप चीजें सीख सकते हैं और उसके बाद अपनी फील्ड को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनीज होती हैं कि जो उसके हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उनको आपके अंदर टैलेंट नजर आएगा तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये रहेगा कि साथ में मास्टर्स जरूर करें। जी, तो नाजरीन, आप लोग भी अपना सवाल हमारे साथ तालीम से जुड़ा कर सकते हैं। डॉक्टर जावेद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देखिए फाइन आर्ट्स इन्होंने किया लेकिन ये टेक्निकल में जाना चाहते हैं, ऐसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके भी तरह तरह के अनुभव रहते हैं कि हमने पहले तो आर्ट साइड करी लेकिन अब हमें कुछ और करना है। फिर ये चयन क्यों नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स, और करियर को लेके इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो ये है कि पहली बात तो वही कि मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स होते हैं। कई बार फैमिली प्रेशर भी होता है, कई बार जॉब का प्रेशर होता है, और आदमी कई बार कुछ घर के हालात ऐसे होते हैं कि आदमी को बहुत जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी फारिग हो जाए, वो जॉब ओरिएंटेड हो जाए, तो वो सारे मसले होते हैं। लेकिन अब जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं कि इसमें अगर आप फॉर एग्जाम्पल बीए आपने किसी बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप कोई आर्ट्स का भी ले सकते हैं, तो आप उसके बाद में आर्ट्स में भी जा सकते हैं। इसी तरह आर्ट्स से अगर कर रहे हैं तो आप साइंस का सब्जेक्ट लेके आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी उसके अंदर क्रिएट हो रही है। तो वो अभी बहुत ज्यादा चीजें उसकी इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन जो उसके एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप मशवरा कर सकते हैं कि वो शायद अभी जो इमीडिएटली जो लोग कर रहे हैं उनके लिए शायद वो अभी एप्लीकेबल भी नहीं होगा, लेकिन जो फ्यूचर में लोग आ रहे हैं उनके लिए उसमें भी कुछ नई गुंजाइशें, नई चीजें कि वो अपनी लाइन चेंज करने के लिए भी उनके लिए आसानियां आगे आगे ज्यादा पैदा होने वाली हैं। जी, तो जल्दी से अपने आखिरी कॉलर से बात कर लेते हैं। डॉक्टर बिलाल हैं हमारे साथ, इस्तकबाल है आपका। थैंक यू मैम। सवाल मैम, मैं ये कह रहा था कि हमारा BA-MS कंप्लीट हो गया है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा। जी मैम, तो इसके बाद मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए कि मेरे को क्या करना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करें। देखिए, आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। जब भी आप कोई मेडिकल लाइन चूज करते हैं आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं कि एक मेडिकल प्रैक्टिस करना और एक हायर स्टडीज करके एक आपका दूसरा ऑप्शन ही होता है कि आप किसी आयुर्वेदिक कॉलेज ज्वाइन करें। आजकल तो आयुष के तहत बहुत उसको सपोर्ट आपको मिलेगी। आयुर्वेदिक में बड़े बड़े अच्छे कॉलेजेस खुल रहे हैं, सब जगह पर आयुर्वेदिक के BMS के प्रोग्राम्स हैं उनमें। तो अगर आप मेडिकल प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी, लेकिन मास्टर्स करना किसी भी फील्ड में आजकल बगैर मास्टर्स किए आप उतना सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो अगर आप मास्टर्स उसी फील्ड में करें, उसी की किसी एक स्पेशलाइजेशन में, तो आपको ज्यादा फायदा होगा और आपके लिए दोनों रास्ते खुले रहेंगे कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप प्योर प्राइवेट क्लिनिक भी कर सकते हैं, और आप कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो उस फील्ड के हैं उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर बिलाल, एक और सवाल है आपका। जी, ये कह रहा था कि मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ, बट मैं फाइनेंशियली वो थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है, तो जो अदर स्कीम्स है स्कॉलरशिप की, तो वो मेरे पास रेलवे में है, मैं एलिजिबल रहूंगा क्या? नहीं, उसको जरा सा आपको जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, देखिए माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए कुछ चीजें अवेलेबल हैं, जो कुछ स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जरा सा उसके बारे में आप थोड़ा सा पता मालूम कीजिए। कुछ एक्सपर्ट जो उसके हैं तो वो आपको बता सकते हैं कि कौन कौन से स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल हैं, और अगर वो किसी वजह से वो स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इस तरह की न्यूज भी होती हैं और बहुत सारे लोग आप मदद कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में आप जरा सा कोशिश करेंगे तो उसके लिए इंशाल्लाह आपका रास्ता आसान हो जाएगा। बिल्कुल, तो कोशिश करेंगे तो तरक्की आपको ज़रूर हासिल होगी। तो आज के इस खास प्रोग्राम में नाजरीन बस इतना ही। डॉक्टर जावेद जमील साहब, आपने अपना वक्त इतना कीमती हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो नाजरीन, अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। आदाब।